भारत में 2000 बीसी से 500 बीसी तक जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप रहा, जिस प्रकार के सामाजिक संगठन सामने आए और जिस प्रकार का धर्म का स्वरूप रहा और लोगों के जो पैटर्न ऑफ सेटलमेंट था, आज हम लोग उसकी बात करेंगे, वो भी आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, जिसे आप कह सकते हो पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य से। यहाँ पर कई तकनीकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर इसको हम सही अप्रोच के साथ यहाँ पर आंसर देते हैं तो आपको प्री और मेंस के दोनों प्रकार के एग्जामों में काफ़ी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर हमने प्री पर भी फोकस किया है और इसमें कई सारे फैक्ट्स को भी शामिल इसलिए किया गया है। 2000 बीसी से 500 बीसी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में ताम्र पाषाण से लेकर लोहे का प्रयोग करने वाली संस्कृतियों का बोलबाला रहा है। जियोग्राफिकली बात करें या फिर कालक्रम के अनुसार बात करें, इन्हें हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत की जो संस्कृतियां रहीं, एक भाग तो वो बन सकता है, दूसरा गंगा यमुना दोआब की संस्कृतियों में बांट सकते हैं और तीसरा दक्षिण भारत की संस्कृतियों में उनको बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर जो पश्चिमी मध्य और पूर्वी भारत की संस्कृतियाँ रही हैं, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ थीं और इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो आप। आहाड़ संस्कृति, जिसका काल लगभग 2100 से 1500 बीसी माना जाता है। कायथ संस्कृति, जिसे कहीं कहीं बुक में कायथा संस्कृति कहते हैं, 1700 बीसी से 1200 बीसी के बीच माना जाता है। और जोरवे संस्कृति, जिसका काल 1400 बीसी से 700 बीसी तक माना जाता है। अगर इसी प्रकार आप गंगा यमुना दोआब की संस्कृतियों को बांटें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो तांबे का उपयोग करने वाली संस्कृतियाँ थी, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैरिक मृदभांड OCP मिले हैं। इसी प्रकार कृष्ण लोहित मृदभांडों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसे आप BRW कहते हैं। और चित्रित धूसर मृदभांड भी पाए गए, जिसे हम PGW कहते हैं। और कहीं कहीं क्षेत्रों में उत्तरकाले ओपदार मृदभांड संस्कृति मिली है, जिसे हम NBPW कहते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत की संस्कृतियाँ, जिसमें हमने आपसे बात की थी आहाड़, कायथ और जोरवे संस्कृति की। अगर आप पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत की संस्कृतियों की बात करें तो ये स्वरूप में ताम्र पाषाणिक मानी जाती हैं और इनके प्रमुख स्थलों के नाम पर उनका नामकरण भी किया गया है, जहाँ पर उनसे संबंधित कोई भी सामग्री मिली है। तो आहाड़, कायथ और जोरवे, अब इन के नाम पर ही इन स्थलों का नामकरण किया गया है। इन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले कुछ प्रमुख स्थान हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे गिलुंद, नवदा टोली, इनाम गांव, कोरेगांव, दायमाबाद। तो पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में इन संस्कृतियों से संबंधित ये स्थल हैं। अगर इस समय हम यहाँ पर सेटलमेंट की बात करें या बस्तियों के प्रारूप कैसा था, लोग किस प्रकार रह रहे थे, तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ स्वरूप में ग्रामीण मानी जाती रहीं। यही कारण है कि इस संस्कृति के बस्ती के प्रतिरूपों में इन्हीं तत्वों की भरमार है। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत कम मिलता है। यदा कदा देखा जाए तो कच्ची ईंटों के घरों के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु मोस्टली आप देखेंगे कि गीली मिट्टी को सरकंडों पर थोप कर निर्माण कार्य किया गया है, जो इस संस्कृति का एक विशिष्ट लक्षण है। घरों पर छप्पर भी पड़े होते थे। अगर आप आहाड़ संस्कृति के स्थलों से देखेंगे तो कुछ पक्की ईंटें भी मिली हैं, जैसे कि गिलुंद में देख लो। गिलुंद एक स्थल है जहाँ पर 1500 बीसी पूर्व में पत्थर के बने घर का अवशेष मिला है। सामान्य तौर पर घरों का आकार देखें, वो 7x5 वर्ग मीटर तक होता था। अगर आप जोरवे संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर अपेक्षाकृत उन्नत किस्म की बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के लगभग 200 स्थलों में दैमाबाद सबसे बड़ा लगभग 20 हेक्टेयर का है और यहाँ की जनसंख्या
के संबंध में अनुमान है कि लगभग 400 लोग यहाँ रह सकते थे। यह एक किले के रूप में था जो पत्थर और मिट्टी की दीवारों से घिरा था। इनाम गांव से भी योजनाबद्ध बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ चूल्हों के साथ साथ कच्ची मिट्टी के बने घर और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। मकानों के आधार पर सामाजिक असमानता का भी यहाँ पर पता लगता है। एक बड़ा मकान जो केंद्र में 4-5 कमरों वाला है वह किसी सरदार का रहा होगा। और इनाम गांव में 100 से अधिक घरों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यदि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि ये संस्कृतियाँ प्राथमिक और निर्वहनीय अर्थव्यवस्था प्रधान थी। नवपाषाण काल में जो कृषि और पशुपालन प्रारंभ हो चुका था उसी का कुछ उन्नत स्वरूप लेकर यहाँ पर जीवन का निर्वाह किया जा रहा था। ताम्रपाषाणिक लोगों ने तांबे का महत्व जान लिया था और तांबे का प्रयोग पत्थर के साथ करते थे। जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान ले लें या फिर पश्चिमी महाराष्ट्र ले लो, या फिर कहीं पर भी ताम्रपाषाण युग के लोगों को ले लो, वो लोग मवेशी पालते थे और छोटा मोटी खेती करते थे। कृषि अगर उपजों की बात करें तो वो गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द और मटर की खेती करते थे। एक जगह है नवदा टोली। नवदा टोली में ये सभी अनाज एक साथ मिले हैं। उत्खनन के फलस्वरूप इतने अनाज कहीं नहीं मिले। अगर पशुपालन की बात करो तो पशुओं के अंतर्गत वो गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस को पालते थे। कुछ स्थानों से ऊंट और हिरण के भी अवशेष मिले हैं। पूर्वी भारत में मछली और भात खाया जाता था। इन संस्कृतियों के लोग मवेशियों को आंगन में बांध कर रखते थे और उनके दूध भी निकालते थे। पशुओं के बच्चों के लिए कहते हैं कि ये लोग दूध छोड़ देते होंगे। ताम्रपाषाण स्थलों से ना तो हल मिला है और ना ही फावड़ा, तो उम्मीद की जाती है कि वो शायद झूम खेती करते रहे होंगे। कायथ की बात करें, कायथ संस्कृति की, तो यहाँ के स्थलों में लगभग सभी अनाज प्राप्त होते हैं, जैसा कि नवदा टोली के साक्ष्यों से ज्ञात होता है। कायथ में लोग बेर भी उगाते थे। पशुपालन मुख्य रूप से प्रमुख था। जोरवे संस्कृति के इनाम गांव से सिंचाई के कृत्रिम साधनों के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से हड्डी की बनी एक हलों की प्रतिकृति मिली है जो हल के अर्थ को प्रकट करती है। ताम्रपाषाण के लोगों का कला और शिल्प के संबंध में भी ठीक ठाक ज्ञान था। मृत भांडों से आप समझ सकते हैं कि मृत भांडों की विशिष्टता अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग है। जैसे कायथ संस्कृति में भूरे रंग के चित्रित, लाल रंग के चित्रित और ठोस आकार वाले मृदभांड थे, जबकि जोरवे में देखें तो काले चित्रित और टोंटीदार पात्र थे। और आहाड़ में कुल 7 प्रकार के मृदभांडों के बारे में सूचना मिलती हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की जो सबसे बड़ी विशिष्टता थी, काला लाल चित्रित मृदभांड। अगर जो प्रस्तर शिल्प की बात करें या पत्थर के शिल्प की बात करें तो कई सारी पत्थर की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। स्टेनाइट, क्वार्टर्स आदि पत्थरों के उपयोग की जानकारी उन्हें थी और इससे बने मनके भी प्राप्त हुए। इन संस्कृतियों के लोग कताई बुनाई जानते थे। जैसे मालवा से आप देखेंगे कि तकले और चरखे तक प्राप्त हुए हैं, जो बताते हैं कि शायद वस्त्र निर्माण की भी सूचना थी। लगभग सभी स्थानों से तांबे के सामान प्राप्त होते हैं। आहार संस्कृति के लोग शुरू से ही धातुओं के बारे में जानते थे, तो यहाँ पर तांबे की धातुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई। इसलिए आहार संस्कृति का एक प्रमुख नाम ताम्बती भी रखा गया है। एक जगह तो 40 तांबे की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। दैमाबाद से तांबे का हाथी, गैंडा और बिरसव मिले हैं। सोने और अन्य धातुओं के शिल्प के साक्ष्य भी जोरवे से मिले हैं। मृण मूर्ति बनाने के साक्ष्य भी जोरवे से मिले हैं। इन सूचनाओं के आधार पर अगर आप देखें तो सामाजिक अवस्था के संबंध में सूचना प्राप्त होती है कि किस प्रकार उनका बस्ती का प्रारूप रहा होगा। सब संस्कार विधि भी यहाँ पर पता लगती है कि सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी।
बस्तियों को देखकर और सब संस्कार विधि दोनों के आधार पर सामाजिक असमानता की भी जानकारी मिलती है। जोरबे संस्कृति में बात करें तो कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक की हैं, जबकि कुछ का क्षेत्रफल मात्र 4 हेक्टेयर भी है। इनाम गांव के उत्खनन से पता चला कि कबीलाई सरदार बस्ती के केंद्र में रहता था, जबकि पंसारी, शिल्पी ये परिधि क्षेत्रों में निवास करते थे। इस द्विस्तरीय निवास का अगर मतलब निकाला जाए तो समाज में धनिक वर्ग की उपस्थिति से लगाया जा सकता है, क्योंकि सब संस्कार विधि में भी अंतर मिल रहा है। कुछ बच्चों को कब्र में मनकों के साथ दफनाया गया है और कुछ को साधारण रूप से दफनाया गया है। तो इस प्रकार लगता है कि सामाजिक वर्गों का प्रारंभ होने लगा था। भोजन में ताम्र पाषाणिक लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे, और आभूषणों की प्राप्ति से स्पष्ट होता है कि लोग आभूषण के बारे में जानते थे और उनको पहना करते थे। यहाँ पर हड्डियों और मनके के आभूषण भी काफ़ी मिले। बच्चों के शवों की अधिकता देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था होते हुए भी शिशु मृत्यु दर अधिक रही होगी। लेखन शैली अभी ज्ञात नहीं हुई थी और कुल मिलाकर इन संस्कृतियों में सामाजिक ढांचा भी दुर्बल था। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अगर धर्म संबंधी पक्ष पर बात की जाए तो मूर्ति की प्राप्ति के आधार पर यह निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं कि समाज में देवी और देवता दोनों की उपासना की जाती थी, किंतु नारी मूर्तियों के अधिक प्राप्त होने के फलस्वरूप मातृ देवी की प्रचलित उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। इनाम गांव से मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। मालवा और आहार से कई सारी बिरसव मूर्तियां मिली हैं, जो उनके धार्मिक संप्रदाय में सम्मिलित होने के का साक्ष्य प्राप्त करता है। इस प्रकार के शव संस्कार भी प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के आंगन में उत्तर से दक्षिण में गाड़ते थे। तो ऐसा मानते कि घर में ही गाड़ने का मतलब था कि शायद वो लोग ऐसा मानते थे इस लोक के बाद दूसरे लोक में जीवन है। यही कारण है कि विभिन्न शवों के साथ कई सारे जीवन के उपयोगी सामान रख दिया जाता था। कुछ शवों के पैर घुटनों से कटे हैं, शायद भूत बनने से रोकने के लिए ऐसा किया गया होगा। इनाम गांव से प्राप्त एक नाव की आकृति कुछ इस प्रकार से मिली है जिससे प्रतीत होता है कि वह आत्मा को किसी दूसरे लोक में ले जाने के लिए हो। पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान सामान्य रूप से प्रचलित था। तो अगर आप देखेंगे कि 2000 बीसी से 500 बीसी तक का ये जो मैंने वर्णन किया है, तो उसमें इस समय की संस्कृतियों के धर्म, अर्थ और समाज की गतिविधियां की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब की संस्कृति 2000 से 500 बीसी के बीच रही है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।